एक और पॉइंट कहा कि आज भारत के मुसलमानों का वही हाल है जो 1980 के दशक में दलितों का था। तो मेरे मन में एक सवाल आया कि 1980 के समय सरकार किसकी थी, और मैंने सोचा कि चलिए आइए मुस्लिम वर्गों से जाकर के बात करते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर देश का मुसलमान जो है वो आज किन हालातों में है। क्या राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं उसमें कोई सच्चाई है, या फिर वो पूरी तरीके से राजनीतिक टिप्पणी आप कह सकते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस पार्क में जब घूमने आ रही थी, यहाँ पे जब मैं ऐसे गुजर रही थी तो मुझे ये लोग टकराए, तो मैं इन लोगों से थोड़ी सी बातचीत करूँगी। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम आतिफ रशीद है। आतिफ जी, आपने राहुल गांधी का वो बयान सुना जिसमें कह रहे हैं कि 1980 में जो दलितों का हाल है आज वो मुसलमानों का हाल है। किन हालातों में है आप लोग? देखिए, ऐसा है कि मैं ये समझना चाहता हूँ कि असल में राहुल गांधी जी ने किस संदर्भ में ये बात कही है। अगर वो ये कहना चाह रहे हैं कि आज हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत बुरी स्थिति में है, तो क्या 1980 का दलित बहुत बुरी स्थिति में था? और अगर वो ये कहना चाह रहे हैं कि 1980 में जब उनकी सरकार थी तो इस देश का दलित बहुत अच्छी स्थिति में था, तो स्वाभाविक आज का हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत अच्छी स्थिति में है। मैं देखिए उनको केवल एक बात कहना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को, कि राहुल गांधी जी को भारत की धरती पर तो उनकी बात सुनने वाले मिल नहीं रहे हैं। संजय राउत जी भी कह रहे हैं कि भाई ये भाड़े के टट्टू नहीं है, विदेशी धरती पर भाड़े के टट्टू नहीं है। इसका मतलब भारत की धरती पे उन्हें भाड़े के टट्टू बुलाने पड़ते हैं राहुल गांधी जी को सुनने के लिए। मैं केवल उनको इतना बताना चाहता हूं कि जिस कश्मीर में राहुल गांधी जी बाई रोड गए हैं, उनके पूर्वजों ने कभी सपना भी नहीं देखा था कि वो कश्मीर में बाई रोड जा सकते हैं। वहाँ के कश्मीरियों से पूछिए, हिंदुओं से भी और मुसलमानों से भी, सबसे पूछिए। उन्होंने 80 के दशक में जिस मिलिटेंसी को, 90 के दशक में जिस आतंकवाद को, जिस दहशतगर्दी को वहाँ के हिंदुओं और मुसलमानों ने झेलिए, उसके चलते वो रोड इस लायक नहीं थे कि राहुल गांधी और उनकी बहन वहाँ पर उससे बर्फ से खेलते भी उन रोडों से निकल सकते थे। आप चुटकी ले रहे हैं उनकी इन बातों का? बिल्कुल चुटकी ले रहा हूँ मैं। आज राहुल गांधी जी जिन रास्तों पर बर्फ से खेलते हुए गए हैं ना 80 के दशक में, उन मुस्लिम इलाकों में, वहाँ पर जब कोई मुसलमान घर से बाहर नमाज पढ़ने के लिए निकलता था तो वहाँ आतंकवादी उसे गोलियों से भून दिया करते थे। कोई हमारा कश्मीरी पंडित पूजा करने के लिए या तिलक लगाकर अगर बाहर आ जाया करता था तो आतंकवादी उसको गोलियों से भून दिया करते थे। क्या वो उस 80 के दशक के कश्मीर की बात कर रहे हैं? तो हम फख्र से कह रहे हैं, हम बड़े गर्व के साथ ये बात कह रहे हैं कि आज हिंदुस्तान का मुसलमान उस 80 के दशक जैसे दौर से नहीं गुजर रहा है। आज हमारी शिक्षा की स्थिति, आज हमारे रोजगार की स्थिति, अगर आप 1980 के आंकड़े उठाएं और 2014 के बाद के आंकड़े उठाएं तो वो बदले में हैं। आज आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, मैं आपको अपने मोबाइल की एक वीडियो आपको ज़रूर दिखलाना चाहता हूँ, और वो वीडियो बहुत साफ नहीं है हालांकि, लेकिन ये अभी 2-4-5 दिन पहले मुझे मेरे सहारनपुर से एक मित्र मिले। मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसा लगता है। ये देखिए, ये मैं आपको, ये देखिए, इसको दिखलाइए आप। ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप मुझे इस वीडियो में जो है वो मुझे बता दीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। देखिए, ये एक मुसलमान की अंदर की राय सुना रहा हूँ मैं आपको। क्या राय है? मुसलमान ये कह रहा है कि आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का राज है, और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, लाउड स्पीकर हर जगह से हट रहा है, मस्जिद से भी हटता है, गुरुद्वारे से भी हटता है। मैंने उनसे कहा, अच्छा ये बताइए कानून व्यवस्था क्या है? कहने पिछले 6 साल में 95% कानून व्यवस्था संभल चुकी है। हिंदू हो या मुसलमान हो, हर किसी की बहन बेटी सुरक्षित है। आवास योजना में हर किसी को मकान मिल रहा है, रोजगार सबको मिल रहा है। और इससे बड़ी बात, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह जब फ्री राशन दिया जाता है सरकारों के द्वारा तो हमारी जाति और धर्म नहीं पूछा जाता। मनमोहन सिंह की सरकार की तरह नहीं कहा जाता कि यहाँ के जो वसाइल हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उन पर पहला अधिकार तो मुसलमानों का बताया जाता है। लेकिन जब वो अधिकार लेने के लिए खड़े होते हैं तो सबसे पीछे खड़े होते हैं। राहुल गांधी जी ने दरअसल इस देश को, राहुल गांधी जी ने और उनकी पार्टी ने इस देश को हिंदू और मुसलमानों में बांटा। फर्क सिर्फ इतना ही है 2014 के बाद कि ये देश हिंदू और मुसलमानों में बंटना बंद हो गया है। अब जो भी गरीब है ना, वो हिंदू है या मुसलमान है, उसके सर पर छत पहुंचाने का काम भाजपा की सरकार में हो रहा है।
आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप लोगों की हालत यहाँ पे बहुत अच्छी है, तो वो किन मुसलमानों की बात कर रहे हैं विदेश की धरती पे जाकर राहुल गांधी? पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा वो कौन से मुसलमानों की बात कर रहे हैं। और कंपैरिजन भी उन्होंने 80 की दशक की जो दलितों की स्थिति थी उससे किया है। वो पहले उस पर स्पष्टीकरण करना चाहिए उनको कि अगर वो ये कहें कि 1980 के भारत में जो दलितों की दयनीय स्थिति थी वही स्थिति आज हिंदुस्तान के मुसलमानों की है, तो सबसे पहले उनको भारत देश के दलितों से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्हें भारत देश के दलितों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनके शासन में, उनकी पार्टी के राज में जब हर जगह उनकी सरकार थी तो क्या दयनीय स्थिति आपने दलितों की क्यों उत्पन्न करी। आप आज उन दलितों के सामने किस मुंह से जाएंगे? दलित क्या इस देश के नागरिक नहीं है? क्या दलितों को जीने का अधिकार नहीं है? और अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस समय आपकी सरकार ने दलितों का बड़ा उत्थान करा, बड़ा विकास किया, दलितों को बहुत सम्मान दिया, और आज मुसलमान उस स्थिति में, तो हमारी यथा स्थिति को समझने के लिए हम राहुल जी को धन्यवाद भी करना चाहेंगे। उन्होंने एक और बात कही कि जो मुस्लिम लीग थी उस समय की, तो वो पूरी की पूरी तरीके से सेकुलर पार्टी थी। सेकुलर का मतलब आप लोग किसको समझते हैं भाई साहब? देखिए, ऐसा है, मुझे मालूम नहीं राहुल गांधी जी की परिभाषा क्या है। आप राहुल गांधी जी की परिभाषा? राहुल गांधी जी की परिभाषा इस देश को अगर समझ में आ रही होती तो उनको अमेठी छोड़कर वायनाड नहीं भागना पड़ता। इससे आप समझ सकते हैं उनकी परिभाषा वो विदेश में ही जाकर बता सकते हैं। देखिए, मेरा एक सीधा सीधा मानना है कि आदमी कोई सेकुलर नहीं होता। आदमी अगर सेकुलर हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में जब पार्लियामेंट का उद्घाटन किया तो उस समय वहाँ पर कुरान शरीफ की भी तिलावत होती है, वहाँ पर हिंदू रीति नीति के अनुसार यज्ञ भी होता है, वहाँ पर ईसाइयों की भी पाठ पढ़ा जाता है, वहाँ पर सिखों का भी पाठ पढ़ा जाता है, बौद्धों का भी पाठ पढ़ा जाता है, पारसियों का भी पाठ पढ़ा जाता है। लेकिन वो प्रधानमंत्री मोदी जी की आस्था नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी की आस्था हिंदुइज्म है, हिंदू धर्म है। प्रधानमंत्री क्योंकि इस सेकुलर भारत के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उन्होंने सबकी व्यवस्था निभाई है। व्यवस्था और आस्था, इसमें फर्क नहीं समझते हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी को व्यवस्था और आस्था में फर्क समझने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के सभी धर्मों की व्यवस्था निभा रहे हैं और अपने धर्म में पूरी आस्था रखते हैं। एक मुझे और एक बात बताइए, जैसे मैं अभी थोड़ा महिला से भी बात करूंगी, लेकिन आपसे मैं एक आखिरी प्रश्न पूछती हूँ। वो बात करते हैं नफ़रत की कि हिंदू मुसलमान का बड़ा ही नफ़रत हो गया है। अब फिर उसके बाद जो कहते हैं कि आजकल समाज में बड़ा बंटवारा हो गया, हर जगह जहाँ देखो तो वहाँ पे मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। तो क्या आपके इलाके में या फिर आपके कोई भाई बंधु किसी ने आके आपसे ऐसा कुछ कहा कि जी हमें इस गवर्नमेंट में या फिर भारत में रहने में डर लगता है, हमें कहीं और जाना है, ऐसा कुछ किसी ने आपसे कहा? देखिए, हमें किसी भी गवर्नमेंट में कोई तकलीफ नहीं है। मैं आपको एक बात आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान से बेहतरीन मुल्क मुसलमानों के लिए कोई हो नहीं सकता और हिंदू से बेहतरीन पड़ोसी कोई मुसलमान के लिए हो नहीं सकता। ये हमारा सीधा सीधा मानना है और हमने अपने जीवन में इसको महसूस किया है कि जिस घर का पड़ोसी एक हिंदू होता है वो उस घर की सुरक्षा करता है, उस घर के मान मर्यादा की सुरक्षा करता है, वो उस घर की बहन बेटियों की ऐसी हिफाजत करता है जैसी हिफाजत वो अपनी बहन बेटियों की करता है। ये मैंने दिल्ली में रहते हुए आज़ाद मार्केट, नवाबगंज जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, मैंने वहाँ के अपने पड़ोसी हिंदुओं से देखा है। हमने ये देखा है कि हमारी मस्जिद के बाहर से जब कोई हिंदू निकलता था तो वो उसकी चौखट को चूम कर निकलता था, और जब हम किसी अपने हिंदू पड़ोसी के घर के बाहर से निकलते थे तो राम राम ताऊ जी कहकर निकलते थे, राम राम चाचा जी कहकर निकलते थे। उन ताऊ जी से और चाचा जी से जो हमें ये बड़े होके पता चला, बचपन में भी नहीं पता था हमको ये बात कि ये हिंदू हैं। ये तो बड़े होके पता चला है हमको, कांग्रेसियों ने आके समझाया कि ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, वरना उससे पहले वो हमारे ताऊ जी थे, चाचा जी थे। हमको उनकी दिवाली में अली दिखता था, उनको हमारे रमजान में राम दिखते थे। मतलब आप कह रहे हैं कि फूट कांग्रेस ने डाला आप लोगों को? एग्जैक्टली। मैं कैसे फूट डाला ये बताइए ना। आप विदेशी मंच पर जाकर एक नया शोषा छोड़ने का जो काम कर रहे हो, मुसलमानों को हिंदू और इस भारतवासियों को हिंदू और मुसलमानों में बांटने की बात कर रहे हो। बड़ा अच्छा लगता कि अगर आप वहाँ जाते और जाकर ये बताते। आप ये बताइए, दिल्ली में राहुल गांधी जी ने आज ये बात कही कि भाई मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। दिल्ली में जो बड़े बड़े घटनाएं घट रही हैं जिसमें एक्यूज मुसलमान हैं,
आपने कभी उसमें कहा कि वो क्या कर रहे हैं? अगर आपको वास्तव में ऐसा लगता है, क्या किसी का गुनाह, किसी एक व्यक्ति का गुनाह अगर आप किसी एक कौम पर थोपने का काम कर रहे हैं, तो मुझे बताइए कि आज़ाद हिंदुस्तान में 1947 से लेके आज तक क्या इस देश में कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ? क्या मलियाना, मेरठ, हाशिमपुरा, भागलपुरा ये दंगों की जिम्मेदार कांग्रेस नहीं है? अगर ऐसी बात करते हैं, क्या वो पीएसी के लोग वो जिम्मेदार नहीं है जिन्होंने ट्रक भर भर के मुसलमानों के कत्लेआम मचा दिए? क्या मेरा एक सीधा मानना है, मैं आपसे आज एक बात कहता हूँ, दंगे हिंदुस्तान के इतिहास में होते रहे। 10 बर्तन होते हैं, खड़कते हैं, 10 बर्तन होते हैं, खड़कते हैं। गुजरात में भी दंगा हुआ, लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान का एक वाहिद दंगा था जो 2 दिन में 48 आवर्स में कंट्रोल हो गया। आप और मैं, अर्चना तिवारी और आतिफ रशीद अगर लड़ पड़े तो इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की क्या गलती है? बताइए ना मुझे। अर्चना तिवारी और आतिफ रशीद अगर यहाँ पर एक दूसरे का सर फोड़ने लगे तो इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री की कोई गलती नहीं है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की गलती तब है कि आप और मैं 4 दिन तक लड़ते रहें, 6 दिन तक लड़ते रहें, 10 दिन तक लड़ते रहें। गुजरात का दंगा नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए 48 घंटे में कंट्रोल हो गया था। मलियाना, मेरठ, हाशिमपुरा, मुरादाबाद, ऐसे हजारों फसाद हैं जो इस देश के माथे पर कलंक हैं, जो 3-3 महीने, 4-4 महीने वो फसाद और दंगे चले। 4-4 महीने इस देश में कर्फ्यू लगता था। 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने ना, उसके बाद का हिंदुस्तान उठाकर देख लीजिए, कर्फ्यू शब्द भूल गए हैं। नई जनरेशन को पता नहीं है कर्फ्यू क्या होता है, बॉम्ब ब्लास्ट क्या होता है ये पता नहीं है लोगों को, आतंकवाद क्या होता है ये लोग भूल रहे हैं। आपने अभी भाई साहब आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट उठाया, लेकिन मैं आपके बातों में से एक, आपने साहिल का जिक्र किया, अक्यूज जो आपने बताया कि जो मुस्लिम अक्यूज था, ये क्या लव जिहाद जैसी चीज़ें सच में है या फिर ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं उसका सच में एग्जाम्पल? क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये तो बस ऐसे ही है, बस नफरत फैलाने की बात है। चूँकि आप लोग उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, लव जिहाद जैसी चीज़ें हैं? देखिए, लव जिहाद लफ्ज जो है ये भारतीय जनता पार्टी या मोदी या कांग्रेस का उत्पन्न करा हुआ नहीं है, बल्कि मैं आपको बताता हूँ, केरला में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड सबसे पहले लव जिहाद की बात करी। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ लव जिहाद हो रहा है, इसकी कॉन्स्पिरेसी है, और कांग्रेस ने उसका समर्थन करा। तो आज अगर कोई इस बात की बात कर रहा है कि देश में इस प्रकार की अगर कोई गतिविधि हो रही है तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी कमेटी बननी चाहिए, तो कांग्रेस और केजरीवाल जैसे लोगों को इसमें क्या प्रॉब्लम है? मुसलमानों को दिक्कत है अगर जांच होगी और लव जिहाद पे कानून बनेगा? मैं सब मुसलमानों से जाकर पूछिए, साहिल जैसे दरिंदों को मैं कह रहा हूँ आपके सामने कि अगर उनको सड़क पर खड़ा करके इस्लामिक कानून से आप फांसी की सजा देंगे, पत्थरों से मारकर उसको संसार करेंगे, हम लोग सबसे पहले उसको स्वीकार करेंगे, सबसे पहले उसको वेलकम करेंगे। क्या भाई सब स्वीकार करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लव जिहाद पे अगर कोई कानून बनता है तो उसका आप लोग सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ऐसी कोई चीज़ आपके समाज में आपको लगता है कि पनप रही है, पनपने की कोशिश कई लोगों की तरफ से की जा रही है? नहीं, ऐसा होता है कि जो चीज़ें गलत हैं वो गलत हैं। अगर कोई इस तरीके की दरिंदगी वाला हरकत करता है तो उसको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, और हम लोग बिल्कुल साथ हैं अगर सरकार उसके खिलाफ सज़ा दे। थोड़ा महिला से बात करते हैं, आपका नाम? मेरा नाम शबाना रहमान है। शोभाना रहमान जी, अभी राहुल गांधी जी ने कहा कि मुस्लिमों की स्थिति जो है वो भारत के अंदर बहुत खराब है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, राहुल गांधी हैं, वो तो कांग्रेस पार्टी और अपने दुखड़े लेकर के पता नहीं क्यों इंटरनेशनल इशू वहाँ पे स्टेज पे जाकर ये सब बातें बोलते हैं। ये सब ऐसी कोई भी, यहाँ पर हम मुस्लिम हैं और भारतीय जनता पार्टी की 2014 से जब से ये सरकार बनी है, मुझे तो नहीं लगता ऐसा किसी तरह की परेशानी मुस्लिम्स देख रहे हैं। किसी तरीके की परेशानी कोई आके आप लोग को जबरन धमकाए या फिर जो वो कह रहे हैं कि नफरतों के आड़ में आप लोग रह रहे हैं, आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का परेशानी भारत के अंदर करना पड़ रहा है? देखिए, मेरी नज़र में तो 1% ऐसा नहीं है। मैं मुस्लिम हूँ और कांग्रेस के टाइम में एज ए मुस्लिम महिला मैंने ये अपना जो बचपना काटा है, उसमें तो मैंने हमेशा अपने जो बहनें, अपनी अम्मी, इन सबको दबा हुआ महसूस किया है। आज की डेट में मैं ऐसा महसूस नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो महिलाएं हैं वो आज़ादी महसूस कर। आपने अभी कहा कि कांग्रेस के समय में आपने अपनी बहनों को या फिर आपने अपने बड़ों को दबा हुआ महसूस किया, तो ऐसा क्यों? देखिए, मुझे ऐसा लगता है इसकी जड़ ये थी कि कांग्रेस के टाइम में ना कुछ जो मौलाना
और मौलवी, इन लोगों को ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी। तो जो उन्होंने कह दिया, बस उसके सिवा लेडीज़ को कुछ सोचने का, कुछ बोलने का, कुछ करने का हक ही नहीं होता था। बस वो वहीं पर ही दबी हुई थी। जो ऊपर से आ गया हुक्म, उसके हिसाब से चल रहे ना। उनको किसी चीज़ की आज़ादी कहाँ थी। आज मुझे लगता है कि बहुत चीज़ों की आज़ादी है। एक खाली 3 तलाक आपको क्या लगता है छोटी सी चीज़ थी? लेडीज़ के लिए बहुत बड़ी एक इतनी बुरी प्रथा, कुप्रथा बोलिए इसे। तो उसमें तो पहले से ही वो आधी से ज़्यादा 75% लाइफ तो उसकी ख़त्म ही हो गई थी। ये चीज़ को ख़त्म करने का मतलब उन्होंने बहुत महिला को ताकत दी है, उसको सोचने की आज़ादी दी है, उसको फैसिलिटीज़ दी हैं। पढ़ने के लिए भी काफ़ी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी जो मैंने देखा है, बहुत पढ़ने के लिए भी स्कोप आगे बढ़ाए गए हैं। और मतलब आज़ादी हर चीज़ की मतलब दी गई, आप महसूस करती हैं। अच्छा, ये जो अभी घटना घटी है, ये आपके साहिल वाली जो घटना घटी है, साक्षी वाली, जिसमें 16 साल की बच्ची को दरिंदगी से मार दिया गया, इस घटना पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कोई प्यार मोहब्बत में बस ये क्योंकि साहिल मुस्लिम है और वो हिंदू है, इसको बड़ा करके इतना दिखाया जा रहा है, ऐसा कोई वो मैटर नहीं है। उसको गुस्सा चढ़ा, ऐसे आप समझिए छोटी छोटी उम्र के लोग वो थे बच्चे, और इसको इस तरह का इशू बनाना, मेरे को तो लगता ये है लव जिहाद का एंगल इसमें बताया जा रहा है, आपको लगता है ऐसी कोई चीज़ है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ये नॉर्मल, ये तो कह रही है कि लव जिहाद ऐसा कोई मामला ही नहीं है। उनको जैसा लगता होगा। ये तो मेरा, देखिए, ये तो जांच का विषय है। जांच विषय जो इसमें आएगा निकल कर, वो पता चलेगा उसमें। चलिए, ये मैंने आपको एक बताया कि यहाँ देश का मुसलमान जो है वो किन परिस्थिति में है, और राहुल गांधी जी को भी बहुत अच्छे से इन्होंने जवाब दिया कि आज हम किस परिस्थिति में देश के अंदर रह रहे हैं और हम पहले किन परिस्थितियों में रहते थे। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगी।